नमस्कार विद्यार्थियों। हम प्लेटो के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि प्लेटो एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है और उस आदर्श राज्य की स्थापना के लिए प्लेटो न्याय सिद्धांत को आधारशिला कहता है और शिक्षा और साम्यवाद को आधार स्तंभ कहता है। और इसके साथ ही उस आदर्श राज्य के संचालन के लिए दार्शनिक राजा की बात भी प्लेटो करता है। लेकिन प्लेटो ने ये भी कहा है कि ये जो आदर्श राज्य है वो पूर्ण आदर्श के रूप में धरती पर इसकी स्थापना करना पूर्ण रूप से संभव नहीं है, लेकिन वो ये कहता है कि आदर्श राज्य आदर्श के लिए ही बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से प्लेटो आदर्श राज्य की जो स्थापना करना चाहता था वो पूर्ण रूप से व्यवहारिक रूप में संभव नहीं थी, जिसके कारण से प्लेटो ने आगे जाकर के एक अपना जो बुक थी लॉज, जो कि प्लेटो का अंतिम ग्रंथ है, जो कि उसने अपने जीवन के संध्या काल में लिखा और जिसका प्रकाशन उसकी मृत्यु के 1 वर्ष बाद में हुआ। तो उस लॉज में प्लेटो उस आदर्श राज्य के स्थान पर उप आदर्श राज्य की स्थापना की बात करता है। तो इस प्रकार से प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था, लेकिन अपने अंतिम वर्षों में आकर के जब उसे ये एहसास हुआ कि आदर्श राज्य की स्थापना करना व्यावहारिक जीवन में संभव नहीं है, क्योंकि प्लेटो के आदर्श राज्य के जो सिद्धांत कहें या आदर्श कहें वो बहुत उच्च थे और उनको व्यावहारिक रूप में लागू करना आसान नहीं था। तो उन्होंने लॉज में उप आदर्श राज्य की बात की और उन्होंने ये कहा कि ये आदर्श राज्य, ये जो उप आदर्श राज्य है वो आदर्श राज्य के नज़दीकी ही होगा। लॉज में प्लेटो ने आदर्श एवं व्यवहारिकता का समन्वय करके उप आदर्श राज्य की रूपरेखा तैयार करने का प्रयत्न किया है। लॉज में वर्णित आदर्श राज्य आदर्श एवं उप आदर्श राज्य आदर्श एवं व्यवहार का मध्य बिंदु था। यह आदर्श तो नहीं था पर आदर्श के निकट था। वस्तुतः आदर्श से जितना अधिक लगाव प्लेटो को था उतना संभवतः अन्य राजनीतिक चिंतकों को कभी नहीं रहा। इसी कारण लॉज में वर्णित राज्य को उसने आदर्श के अधिक से अधिक निकट ही रखने का प्रयत्न किया। प्लेटो ने लॉज में प्रयत्न किया कि आदर्श राज्य के उन सभी अंगों में इतना संशोधन एवं परिवर्तन कर दिया जाए कि आदर्श के निकटतम रहते हुए ही राज्य में व्यावहारिकता के गुणों का समावेश हो जाए। इसलिए लॉज में उसने दार्शनिक शासक के स्थान पर कानून के शासन को प्रतिस्थापित किया। न्याय के सिद्धांत के स्थान पर आत्म संयम के सिद्धांत को अंगीकार किया और साम्यवादी योजना को त्याग कर राज्य के सभी वर्गों को व्यक्तिगत संपत्ति एवं पारिवारिक जीवन का अधिकार दिया तथा रिपब्लिक की शिक्षा योजना के स्थान पर एक संशोधित शिक्षा योजना को अपनाया। प्लेटो के आदर्श राज्य एवं उप आदर्श राज्य में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। वस्तुतः आदर्श राज्य एवं उप आदर्श राज्य एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में अंतर यही है कि एक पूर्ण आदर्श का चित्रण है तो दूसरा सापेक्ष आदर्श की रूपरेखा है। फिर भी रिपब्लिक तथा
लोज के अध्येता को यह आभास सहज में ही हो जाता है कि रिपब्लिक के रचनाकार को अपने पूर्व ग्रंथ से बहुत भिन्न विचारों का प्रतिपादन अपने बाद के ग्रंथ लोज में करना पड़ा है। रिपब्लिक और लोज की तुलना से यह स्पष्ट है कि पहले में जवानी का जोश है तो दूसरे में वृद्धावस्था की परिपक्वता। पहला ग्रंथ यदि बौद्धिक काव्य है तो दूसरा धार्मिक प्रवचन। पहले में यदि दार्शनिक राजा के निरंकुश शासन और साम्यवाद पर बल है तो दूसरे में कानून के आधार पर जनतंत्र और कुलीन तंत्रों के मिश्रित संविधान द्वारा प्रशासन पर बल। पहला आदर्श राज्य में कानून की उपेक्षा करता है तो दूसरा उसी को शासन का आधार स्तंभ बनाता है। इस प्रकार से संक्षेप में रिपब्लिक में जहाँ रचनाकार केवल आदर्शवादी है और आदर्श में अंश मात्र भी परिवर्तन करने की मंशा नहीं रखता, वहीं लोज में यह यथार्थवादी है और आदर्श को व्यावहारिक बनाने के लिए उसके सभी पहलुओं एवं अंगों में आवश्यक किंतु न्यूनतम परिवर्तन करने को तैयार है। अर्थात प्लेटो ये चाहता था कि आदर्श राज्य की स्थापना की जाए, लेकिन चूंकि उसके आदर्श बहुत ऊंचे थे आदर्श राज्य के, तो वो आदर्श राज्य की स्थापना संभव नहीं हो पाई। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने आदर्श राज्य के स्थान पर उप आदर्श राज्य का जो सिद्धांत है वो अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में दिया है और वो चाहता है कि आदर्श राज्य के सिद्धांतों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते हुए आदर्श राज्य के नज़दीक ही एक उप आदर्श राज्य की स्थापना की जाए। प्लेटो के उप आदर्श राज्य की बात करें तो प्लेटो उप आदर्श राज्य की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में कहता है कि राज्य को समुद्र तट से पर्याप्त दूर रहना चाहिए, क्योंकि समुद्र तट के निकट होने से विदेशी व्यापारियों की दृष्टि उस पर लगी रहेगी और उसकी रक्षा के लिए राज्य को बहुत अधिक सैनिक व्यय करना पड़ेगा। तथा प्लेटो ये भी चाहता था कि राज्य चारों ओर सुरक्षित सीमाओं से घिरा हुआ हो ताकि अन्य राज्य उस पर सुगमता पूर्वक आक्रमण न कर सकें। तथा प्लेटो ये कहता है कि राज्य एक कृषि प्रधान होना चाहिए जिसकी जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। राज्य को ऐसे नियम बनाने चाहिए कि जनसंख्या न तो इससे अधिक हो और न ही इससे कम। प्लेटो के मत में यदि जनसंख्या कम या अधिक हो जाए तो विवाह और उपनिवेशवाद से समृद्ध नीतियों में परिवर्तन करके उसे निर्धारित संख्या पर लाया जाना चाहिए। प्लेटो ने उप आदर्श राज्य की आधारशिला कानून की सत्ता को बताया है। जिस तरीके से उन्होंने आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय सिद्धांत को बताया था, तो उसी प्रकार से उप आदर्श राज्य की आधारशिला के रूप में प्लेटो ने कानून को महत्व दिया है। लोज में प्लेटो ने दार्शनिक शासक के स्थान पर राज्य के शासन में कानून की सत्ता को स्वीकार किया है। कानून के अनुसार, प्लेटो के अनुसार कानून सभ्यता का सृजक है। यह युग युग से संचित मानव समाज की विवेकपूर्ण निधि है। प्लेटो उप आदर्श राज्य में पारिवारिक जीवन के संदर्भ में उसने विवाह संस्था संबंधी विचारों में भी संशोधन किया है। उसने महिलाओं के साम्यवाद संबंधी विचारों को तिलांजलि देकर उसके स्थान पर राज्य के नियंत्रण में विवाह किया जाने का समर्थन किया है। लोज में उसने इस विचार को दोहराया है कि पुरुषों के समान महिलाओं को भी शिक्षा दी जानी चाहिए तथा पुरुषों के समान उन्हें अपना कार्य क्षेत्र चुनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। उसकी सदैव यह इच्छा थी कि महिलाओं की प्राकृतिक योग्यता तथा प्रशिक्षण का राज्य के हित में